नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक कहावत है बहुत मशहूर, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना? अगली पंक्ति मैंने बता दी। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्यूबाइब की खबर पे बहुत मजबूत मुहर लग गई और आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने देश के गृह मंत्री को, भारत सरकार को, कि क्यूबाइब जिस तरह से लगातार सरकार को अलर्ट भी करता रहा, सरकार तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहा कि कैसे ड्रग कार्टेल भारत में अपना पैर पसार चुका है। छोटे छोटे मुफस्सिल इलाकों में ड्रग कार्टेल की पहुंच हो गई है और इस सबको संरक्षण बड़े बड़े लोगों से मिलता है। उसमें बड़े कॉरपोरेट के बड़े लोग हैं, सीईओज के बेटे बेटी, पुलिस ऑफिसर्स के बेटे बेटियां, फिल्म स्टार के संरक्षण में ये सारा कारोबार चल रहा है। और देश का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा कोई एजुकेशनल कैंपस नहीं जहां पर कि इसके ड्रग कार्टेल के दलाल ने दस्तक नहीं दी हो। ये और बात है कि उनकी दाल गली नहीं गली, ये अलग विषय है, लेकिन इनके एजेंडे पर भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर इलाका है। और ये कोई छोटी साजिश नहीं है भारत को पूरी तरह से, भारत की युवा आबादी को तबाह करने की। एक आध दो दिन में मैं एक कॉम्पेरेटिव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एनवीडिया जैसी कंपनी एक तरफ कहां पहुंचती है और हमारे देश को कैसे, हमारे देश के युवाओं को किन किन रूपों में एंगेज करने की पूरी कोशिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का कि उन्होंने क्यूबाइब की खबर पर, क्यूबाइब की बातों पर भरोसा किया और क्यूबाइब जो लगातार कैंपेन कर रहा है इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ, उसका संज्ञान लिया। और जो हाई पावर मीटिंग हुई उसके बाद कमर तोड़ने की जो कार्रवाई गृह मंत्रालय ने की है, वो काबिले तारीफ है मित्रों, काबिले तारीफ है। और मैंने बार बार कहा था कि 13,000 करोड़ के ड्रग यहां पकड़ा रहे हैं, गुजरात में पकड़ा रहे हैं। इन सब का क्या क्या प्रयोग होता है, कहां कहां इसका प्रयोग हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है। गुजरात में अहमदनगर में दंगा भड़काया गया, दंगा भड़काया गया। लेह लद्दाख में जो कुछ भी हुआ है उसका इससे संबंध न हो ऐसा नहीं है। देश के किसी भी कोने में अगर कहीं कोई दंगा भड़क रहा है और उसमें युवा शामिल हो रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि कोई भी सेंसिटिव युवा इस दंगे में शामिल नहीं है। ये चरसी मवाली गैंग है जिनको की पूरा का पूरा ड्रग कार्टेल फीड कर रहा है। एंटी नेशनल गतिविधि चलाने वाला ग्रुप उसको फीड कर रहा है, उसको पैसा मुहैया करा रहा है, उसके दिमाग को हाईजैक कर रहा है, उसको नशा दे रहा है और उसके बाद उसको इस हिंसक कार्रवाई में शामिल करवा रहा है। युवा आंदोलन के नाम पर, युवा की नाराजगी के नाम पर। लेकिन कोई ऐसा सेंसिबल युवा नहीं हो सकता जो किसी की जाके हत्या करेगा और आग लगा देगा। हर सेंसिबल युवा को मालूम है कि हम एक इंडिपेंडेंट भारत में रहते हैं और हमें बातचीत के आधार पर सब कुछ निकालने का अधिकार है। थोड़ा बहुत हम आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो सकता है, बिना किसी की हत्या किए भी हो सकता है, बिना आगजनी किए भी हो सकता है। तो जहां कहीं भी आपको लगे कि आगजनी हो रही है, हत्या हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कोई सेंसिबल युवा का आंदोलन नहीं है। ये उसी कार्टेल का एक्सटेंशन है जो इस रूप में परिणत हो रहा है।
भारत सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए कार्टेल के जड़ पे हमला कर दिया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही कंसर्टेड तरीके से उनके आका पर कार्रवाई शुरू कर दी और जैसे जैसे ये खेप पकड़ाना शुरू हुआ, इनको मालूम चलना शुरू हुआ कि ये जो ड्रग्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है। और भारत सरकार की खुफिया एजेंसी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और दूसरे जो जांच एजेंसी है, वो उनकी जड़ तक पहुंचे और पता लगा लिया कि ये जड़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान में केंद्र कर रहा है, थोड़ा बहुत श्रीलंका में भी है और इंडोनेशिया, मलेशिया के भी रास्ते, नेपाल के रास्ते भी इसकी खेप पहुंचाई जा रही है, बांग्लादेश के रास्ते भी। जो भी हमारा बॉर्डर स्टेट है, वहां से ये खेप बड़ी आसानी से भारत को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और यहां पर जो इंपोर्टर बैठे हैं, वो एक से एक संरक्षण बाज हैं, बहुत बड़े। और तभी मैंने कहा कि ये जो उनकी जड़ पर जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमला किया है, इसके लिए क्यूबाइब नेटवर्क उनके प्रति आभार प्रकट करता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ड्रग कार्टेल की रीढ़ की हड्डी टूटेगी और टूट रही है। और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है, वरना 13,000 करोड़ के ड्रग मिलते नहीं आपको। 3-3 हजार करोड़ रुपए के ड्रग मिलते नहीं। अभी एक इकोसिस्टम है जो बार बार ये कहता है कि गुजरात में जो ड्रग पकड़ाया वो कहां गया। अरे कहां गया, आपके घर में सप्लाई थोड़ी की है, आपके घरों में सप्लाई नहीं की है। भारत सरकार ड्रग के ऊपर बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात में ये बता चुके हैं कि ड्रग कैसे, नशा कैसे हमारे देश को घून की तरह खाता जा रहा है। तो ये दीमक की तरह जो है हमारे देश को खाना शुरू कर दिया है ड्रग डीलरों ने। अब जो खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी ड्रग के ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की है और उस कार्रवाई से दाऊद की कमर टूट गई है। और जब दाऊद की कमर टूटी तो मुंबई की कमर भी टूटने लगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल हुआ। अब देखिए कार्रवाई, आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ गृह मंत्रालय का एक्शन शुरू होता है और दूसरी तरफ चरसी गैंग की हिमाकत देखिए। चरसी गैंग खुद को उससे बाज नहीं आ पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी भूमिका अदा कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। चरसी गैंग बाज नहीं आ रहा। ये चरसी गैंग कौन है? शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया है और वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और जब ये रिलीज हो रहा था, ये चरसी गैंग वाला, इसकी कहानी कितनी अप्रतिम है, अतुलनीय है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी जो फ्रीडम फाइटर थे, ये आर्यन खान के दादाजी, शाहरुख खान के दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, राष्ट्रवादी थे। तो जरा राष्ट्रवादी की कहा करतूत मैं आपको सुनाता हूं। सिर्फ बेटा ड्रग में इन्वॉल्व नहीं था, बाप खुद चरसी है। और जो भी शाहरुख खान को नजदीक से जानते हैं, उनको मालूम है कि 2-2 बजे, 3-3 बजे रात तक ये स्नोरिंग करते हैं। एक नशा आता है जिसको सूंघा जाता है, खाया नहीं जाता, बस उसको सूंघता है। छोटा सा एक होता है, हथेली पर रख लिया, ऐसे करके सूंघना शुरू कर दिया, बस उसके बाद आप गोलोक चले जाते हैं। फिर तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब है स्नोरिंग वाला। नाक पर लिए और फिर एक कस लगाए, एक कस लगाए, उसके बाद जन्नत चले गए। और फिर वहां पर 72 हूरें भी इनको मिलने लगती हैं। तो इनका जो बाप है, ये आर्यन खान का सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, जिसे अभी नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है, एक्टिंग पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लोग कहते हैं। लेकिन अभी जब मैंने इनके बारे में शोध किया मित्रों, मेरी पहले इनके प्रति राय अलग थी। इनके प्रति राय ये थी, जो पीआर मैनेजरों ने मुझे
फीड करवाया था। पीआर मैनेजर जो होते हैं वो मीडिया में प्लांट करवाते हैं खबर को। तो ये जो पीआर मैनेजर की भूमिका थी उसके हिसाब से शाहरुख खान के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। शाहरुख खान ने एक हिंदू लड़की से शादी, अरे हिंदू लड़की से शादी किया, अब लव था या जिहाद था, मैं नहीं कह सकता। ये सारे संयोगी होते हैं। सैफ अली खान की भी 2 पत्नी, वो भी हिंदू, शाहरुख खान की 1 पत्नी, वो भी हिंदू, आमिर खान की 3 पत्नी, वो भी हिंदू, और सलमान खान की तो केवल और केवल हिंदू लड़कियां ही गर्लफ्रेंड बनी, पत्नी नहीं बन सकी उनकी। उनके भाग्य में पत्नी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बाय डिजाइन इनका चलता है लव जिहाद। खैर, मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता। ये जो पुत्र पिता पुत्र का जो करतूत है, ये दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये टोटल चरसी गैंग है, टोटल। और पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूं। जो कोई भी शाहरुख खान को जानता है, पूछिए उनको। वो 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पार्टी चलती है और उसमें नशे में धुत रहते हैं। इनका जो शरीर है वही बतलाता है कि एक नंबर के नशाबाज हैं ये। नशे में धुत रहते हैं, तो पुत्र कैसा होगा? जिसका पिता ही नशाबाज है, तो पुत्र कैसा होगा? अब ये साहब पकड़ाए, इनको पकड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही मशहूर ऑफिसर, जिनसे मेरी कल रात को 10 बजे एसएमएस के माध्यम से बातचीत हुई। मैंने समीर भाई से पूछा कि समीर भाई, आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्या सच्चाई है? उन्होंने मैसेज में कहा कि हाँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया हूं, मैंने किया है, और उस एप्लीकेशन में मैंने डिमांड किया है कि इस फिल्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और डिफेमेशन सूट मैंने किया है जिसके तहत हमने 2 करोड़ डिफेमेशन की मांग की है। मैंने इनसे पूछा कि ये 2 करोड़ का मामला क्या है साहब? ये 2 कौड़ी के लोगों से 2 करोड़ क्यों? इनके पास तो पैसे बहुत हैं, वैसे ये हैं 2 कौड़ी के, लेकिन पैसे के मामले में तो ये कितने हजार कौड़ी के हैं मुझे पता नहीं। तो आप इनसे 2 करोड़ ही क्यों मांग रहे हैं? तो कहा कि ये 2 करोड़ भी ये दे दे तो समझेंगे, क्योंकि मामला तो अदालत में है। लेकिन हमने इतना रीजनेबल मांगा है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए इनको जुर्माना भरना पड़े। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन समीर बानखेड़े ने मूव किया है, ये क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है कि समीर बानखेड़े को उसके जैसा ही हमशक्ल एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बना करके ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाया गया है, और इस तरह से पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पोर्ट्रे किया गया है कि वही एंटी नेशनल गतिविधि करता है। और ये जो शाहरुख का जो चरसी बेटा है आर्यन खान, ये जो है वो राष्ट्रवादी है, देश के लिए मर मिटने वाला है। मैंने इस मूवी को देखी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि इस मूवी में गाली का प्रयोग किया गया है धड़ल्ले से। वैसे भी नेटफ्लिक्स पर और अमेज़न पे इस तरह की फ़िल्में जो लॉन्च होती हैं, उसमें बिना गाली के ये फ़िल्में चलती नहीं हैं। इसका कारण क्या है? गाली-गलौज की संस्कृति का कारण क्या है? क्योंकि ये महामूर्खों की जमात बॉलीवुड को कब्जा कर चुकी है। हालाँकि शाहरुख खान पढ़े-लिखे आदमी हैं। जहां तक एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है, तो शाहरुख खान एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी स्कूलिंग भी सेंट थॉमस से हुई है। पढ़े लिखे इंसान है शाहरुख खान। कंपैरेटिवली इन 3 बाकियों खान से तो बेहतर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि वो नेपो किड नहीं है। दिल्ली से जाकर के इन्होंने अपनी जगह बनाई है। पता नहीं उसके बाद ये फंस गए। और इनका कृतित्व तो देखिए। मैं शाहरुख खान को इसलिए भी निशाने पर लेता हूं, एक बार भी शाहरुख खान ने यह नहीं कहा कि दिशा और सुशांत की मौत का ठीक से जांच होनी चाहिए। दिशा और सुशांत की जो मृत्यु हुई है, ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इसलिए उनके मृत्यु की जांच बहुत पारदर्शी तरीके से हो और ईमानदारी से जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा कभी शाहरुख खान ने दिशा सुशांत के मृत्यु के मामले में कभी नहीं कहा। इसलिए ये मैं कहता हूं कि ये छद्मी राष्ट्रवादी है।
कानून की जहां पर धड़ल्ले से अवहेलना हो रही है, वहां ये लोग कैरियरिस्ट बने हुए हैं। अपना कुनबा, अपने को खाली बचा लो, दुनिया से क्या लेना देना मुझे, बस हमको किसी तरीके से उबार लिया जाए। ऐसे हैं हमारे चालबाज पीआर मैनेजर, जिनका पीआर मैनेजमेंट करती है माननीय शाहरुख खान जी का। ऐसे हैं राष्ट्रवादी शाहरुख खान। और इनकी हिमाकत देखिए कि इनके बेटे ने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म में भी इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही बुरा बुरा भला कहा या उनके ऊपर आक्षेप लगाया और समीर बानखेड़े को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, पूरा षड्यंत्र रचा। अब जिसके बदले में समीर बानखेड़े दिल्ली हाईकोर्ट मूव किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया है और 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है और वो जो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो 2 करोड़ रुपए हम कैंसर अस्पताल को डोनेट करेंगे। ये कहा समीर बानखेड़े ने कि वो जो भी पैसे हमें मिलेंगे, वो पैसे हम कैंसर अस्पताल को डोनेट करेंगे। अब सवाल है कि ये जो कोइंसिडेंस हो रहा है, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्रवाई हो रही है ड्रग माफियाओं के खिलाफ और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एक एजेंसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को फिल्म बना करके डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। फिल्म बना करके उनके खिलाफ विशियस कैंपेन चलाया जा रहा है। फिल्म बना करके एक ईमानदार ऑफिसर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है इन चरसी गैंग के तरफ से। अब इन चरसी गैंग के खिलाफ गृह मंत्री कार्रवाई तो कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। कमर टूट रही है दाऊद की, लेकिन इनकी हिमाकत देखिए कि उसी काले कमाई से, उसी ड्रग के पैसे से इनके पास भी पैसे आए होंगे। अब कहां से आए हैं, नहीं आए हैं, भगवान जाने। लेकिन उन्हीं काली कमाई से ये फिल्म बनाते हैं जिस फिल्म में गाली गलौज भरा हुआ है। गाली का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में। इनके जो पुत्र हैं माननीय आर्यन खान, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्योरी उन्होंने दिया है, कुछ इकोनॉमिक थ्योरी दे दिया है उन्होंने। हाँ, उनकी इकोनॉमिक थ्योरी यह है कि कैसे क्रूज पर अपने 50-60 मित्रों को ले जा करके पार्टी मनाई जाए, उसका क्या इकोनॉमिक्स हो सकता है, उससे कैसे इनकम जनरेट किया जा सकता है, उससे कैसे ड्रग के बाजार को बढ़ाया जा सकता है, इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है आर्यन खान। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए मित्रों, और इनकी हिमाकत देखिए। और ये इसलिए हो रहा है कि ईमानदार ऑफिसर को, ईमानदार एजेंसी को, ईमानदार एजेंसी में काम करने वाले ईमानदार ऑफिसर को जब बदनाम किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे ही फंसाने की कोशिश होती है, तब यही होता है। समीर बानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान ने आरोप लगवाया कि साहब 50 लाख रुपए, 30 करोड़ की डील हुई है आर्यन खान को छोड़ने के बदले में और 50 लाख रुपए की पहली खेप हमने उनको पहुंचा भी दी है। और उस 50 लाख रुपए का जो कैश था, कैश, तो जब जांच एजेंसी ने पूछा कि ये कैश कहां से आया, कौन लेकर आया, ये किसका कैश है, अगर डील हुई है तो क्या आपने कोई चेक में पैसा दिया है, और अगर आपने 50 लाख रुपए कैश कहीं पर ट्रांसफर किए हैं, कहीं पर दिया लिया है, तो ये कानून है कि उस कैश के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये कैश आप कहां से लाए, कौन है देने वाला कैश आपको। तो 50 लाख रुपए कैश देने की बात हुई कि हमने पहली खेप 30 करोड़ में से पहली खेप हमने समीर बानखेड़े को पहुंचा दी थी। आज तक मित्रों ये बात पता नहीं चली है कि वो 50 लाख रुपए किसके थे, जिसके बिना पर समीर बानखेड़े को बदनाम किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, समीर बानखेड़े को मुंबई से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स में चेन्नई भेज दिया गया, जो उनका मूल जो डिपार्टमेंट है उसमें उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जो पेरेंट डिपार्टमेंट जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया था सर्विस को, उसमें उनको वापस भेज दिया गया और चेन्नई में रहे वो। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनने इन माफियाओं के साथ मिलकर के, इन चरसी गैंग के साथ मिलकर के ये चार्ज फ्रेम किया, ये बनाया, ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी प्लांट किया समीर बानखेड़े के खिलाफ। और समीर बानखेड़े को
उसकी कीमत चुकानी पड़ी, उनको ट्रांसफर झेलना पड़ा, उनको मुंबई से चेन्नई जाना पड़ा, परिवार से दूर जाना पड़ा। खैर परिवार से दूर तो बहुत सारे ऑफिसर जाते हैं, ट्रांसफर होता है तो, लेकिन ये ट्रांसफर इसलिए नहीं हुआ था कि ये नॉर्मल केस में उनका ट्रांसफर हो गया। ऐसे कम से कम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन में, 15-20 डिपार्टमेंट में समीर बानखेड़े ने अपनी सेवा दी है और हर जगह शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है। अब कैट के आदेश के बाद फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया है समीर बानखेड़े को। ये चेन्नई से लौट आए हैं, मुंबई फिर लौट आए हैं और मुंबई में जब ये लौटे हैं तो अभी दिशा और सुशांत के केस में अभी इनका एक एफिडेविट कोर्ट में सबमिट हो गया है, कागज आ गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दिशा केस में, सुशांत केस में किस प्रकार से ब्रॉड डे लाइट में रिया चक्रवर्ती झूठ फैलवा रही है, मीडिया वालों से कहलवा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया। बताइए, साफ साफ कैमरे पे आकर के एक प्रतिष्ठित चैनल के एक एंकर पूछ रहे हैं कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। माने अभी भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मुकदमा चल रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और रिया चक्रवर्ती को कहीं भी जाना होता है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता है। फिर भी यह प्रचारित किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती हर तरफ से बच गई है। आर्यन खान के खिलाफ केस चल रहा है, अभी केस से उनको कोई बरी नहीं किया गया, लेकिन फिर उनकी हिमाकत देखिए कि वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही बदनाम करने के लिए फिल्म बना रहा है। उसी समीर बानखेड़े को और बदनाम करो, इसके लिए उसका हमशक्ल तैयार कर रहा है। इसकी हिमाकत देखिए इस बाप बेटे की। और तब बेटे के फिल्म के प्रमोशन के लिए बाप और मां दोनों पहुंच गए और कहे कि बस हमने तो बेटा को स्टैब्लिश कर देना है। तो चर्सी बेटा बनाएगा क्या? वही गाली गलौज बनाएगा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाएगा और फिर उसको कह देगा कि नहीं नहीं वो तो फिल्म की डिमांड है जहां पर गाली हो, जैसे चुम्बन फिल्म का डिमांड हो जाता है, इनके लिए रेप सीन फिल्म का डिमांड हो जाता है, निशाना कहीं और होता है, लेकिन फिल्म के डिमांड के नाम पर ये सारी वल्गैरिटी परोसते हैं। बॉलीवुड मित्रों इस देश को खास तौर से पिछले 25-30 वर्षों से, और ये दौर चलन शुरू हुआ वो अमिताभ बच्चन का जो आ गया था जादूगर और इस तरह का जो सिनेमा सब आता था ना, उसी दौर से लेट 90s से ये शुरू हो गया, लेट 80s से। और उसके बाद दाऊद की जो एंट्री होती है बॉलीवुड में, उसके बाद ये बॉलीवुड पूरी तरह से चर्सियों का अड्डा बन गया। किसी भी अच्छे टैलेंट को ये लोग देखना नहीं चाहते। तो अब चूंकि केस अभी बंद हुआ नहीं है बेटे के खिलाफ, तो इसकी प्रमोशन करके इसको ब्रांडिंग करो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को डिफेम करो ताकि अदालत के ऊपर प्रभाव पड़े। मतलब कान ऐसे पकड़ो, सीधा नहीं, ऐसे पकड़ो। इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है कि जो केस को इन्फ्लुएंस करने का षड्यंत्र चल रहा है, अदालत को इन्फ्लुएंस करने का षड्यंत्र चल रहा है, फिल्में बना करके बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। अब समीर बानखेड़े दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और जब सुनवाई होगी तो ये फंसेंगे, बुरी तरह से फंसेंगे। खाली उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं, इनको जेल भी इनके खिलाफ जाना चाहिए। जेल की डिमांड कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए ऐसे हिमाकत करने वाले लोगों को। ये कहीं से भी राष्ट्रवादी नहीं है। जिन्होंने आज तक दिशा और सुशांत के लिए कोई डिमांड नहीं किया, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता है। ये दलालों की चौकड़ी का एक सौम्य चेहरा सामने से दिखता है और पीछे घोर कुकृत्य छिपा हुआ है। लेकिन होम मिनिस्ट्री की जो कार्रवाई हो रही है ना मित्रों, अब होम मिनिस्ट्री की कार्रवाई एक तरफ दाऊद का कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ समीर ने भी अब झंडा उठा लिया है और इन्हें अदालत में चुनौती देकर के समीर ने बहुत जबरदस्त काम किया है। क्यूआईब नेटवर्क की समीर बानखेड़े को बहुत बहुत बधाई कि वो इन माफियाओं से डर नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं और आमने सामने लड़ाई ले रहे हैं। क्यूआईब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है समीर बानखेड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।